छत्तीसगढ़ में सरकार के बदलते ही माओवादियों का रुख एकदम से बदल गया है। माओवादी लगातार अटैकिंग मोड पर आपको नजर आ रहे होंगे और लगातार ये देखा जा रहा था कि पीएलजीए सप्ताह और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के परिणाम लगभग एक ही समय पे आए और उसके बाद से लगातार देखा जा रहा था कि लोग ऐसा मान रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ गई है। शायद यही वजह है कि माओवादी अब और भी ज़्यादा आक्रामक रूप में है। कारण ये था कि लगभग प्रतिदिन माओवादियों के द्वारा अलग अलग स्थानों में आईडी बम ब्लास्ट किया जा रहा था और अलग अलग इलाकों में जवानों को, कहीं पे अमदई घाटी में मजदूरों को टारगेट किया जा रहा था। ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि माओवादी काफ़ी मजबूत हो चुके हैं 5 साल में और सरकार के बदलने से अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब सरकार ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। क्या कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ में, बस्तर में माओवादियों के और जवानों के बीच किस तरह से घटनाएं हो रही हैं और कल जो मुठभेड़ हुई जिसमें 3 माओवादी मारे गए, उसको लेकर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल बस्तर में जिस तरह से माओवादी अटैकिंग मोड पर आए थे, जिस बात को लेकर हमने इस वीडियो की शुरुआत की और फोर्स कहीं ना कहीं मात खाती नज़र आ रही थी, क्योंकि आए दिन कभी पखानजूर में, कभी सुकमा जिले के अलग अलग इलाकों में, सलातों के इलाकों में माओवादी आईडी ब्लास्ट कर रहे थे और जवानों को नुकसान पहुंचा रहे थे, आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। नारायणपुर के इलाके में अमदई घाटी को लेकर जिस तरह से उन्होंने लगातार 2-3 बार ब्लास्ट किया, जिसमें एक बार 2 मजदूरों की मौत हो गई और भाजपा के कार्यकर्ता की भी उन्होंने हत्या की दिन दहाड़े और साथ ही साथ अलग अलग मामलों में उन्होंने जवानों की भी हत्याएं की। तो जिसे देखकर लगातार अब सबके मन में ये बात आ रही थी कि क्या बीजेपी, जो कि नई सरकार बनाई है, अब वो माओवादियों को हैंडल नहीं कर पाएगी। इसी दौरान हमने इस मुद्दे पर भी बातचीत की थी कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के ठीक पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरे पर थे, तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है, जो माओवाद है उसे बीजेपी की सरकार चुटकियों में समाप्त कर देगी। और सरकार बदलते ही जब माओवादी अटैकिंग मोड पर आए तो सरकार पर भी सवाल उठने लगे। लेकिन अब सरकार भी अटैकिंग मोड पर है, मतलब कि फोर्स अटैकिंग मोड पर है। मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि माओवादियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे और अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने तो कहा ही था। अब इसी दरमियान अब लगातार मुठभेड़ें हुई हैं। आए दिन रोज़ लगभग पुलिस के द्वारा ये जानकारी साझा की जा रही है कि माओवादियों के गढ़ में जाकर अटैकिंग मोड पर फोर्स काम कर रही है। कई जगह पर उनके स्मारक ध्वस्त किए जा रहे हैं, तो उनके द्वारा लगाए गए आईडी बम को निष्क्रिय किया जा रहा है, उन्हें डिटेक्ट किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज बीजापुर में भी एक स्थान पर माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम को डिटेक्ट करके मौके पर ही विस्फोट कर दिया गया। छोटी सी पगडंडी में ये आईडी बम लगा हुआ था। अगर ये विस्फोट होता तो निश्चित ही तौर पर एक बार फिर से जवानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। वहीं साथ ही साथ कल 24 तारीख को जिस तरह से दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के सीमावर्ती इलाके डब्बा कुन्ना के इलाके में जो एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 माओवादियों के मारे जाने की जानकारी पुलिस के द्वारा साझा की गई थी। आज उसको लेकर दंतेवाड़ा के एसपी और वहां के पुलिस अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आईजी बस्तर श्री सुंदराज सर, डीआईजी कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपी विकास कटेरिया सर के मार्गदर्शन में 30 लगभग माओवादी की उपस्थिति की सूचना थाना कटेकल्याण अंतर्गत तुमकपाल से कुन्ना डब्बा के जंगल पहाड़ी में उपस्थिति की सूचना मिली, जिस पर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जॉइंट ऑपरेशन में डीआरजी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ एवं सीएफ शामिल थे। सबको अलग अलग अपना जगह दिया गया था जहां पर इन लोगों ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान घेराबंदी की गई। घेराबंदी जब पूरी हुई तो अपने आप को कमज़ोर पड़ता देख नक्सलियों ने डीआरजी बस्तर फाइटर के ऊपर फायरिंग स्टार्ट की, जिसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया, जिसके परिलक्ष्य में हमें 3 पुरुष माओवादी का शव बरामद हुआ। उसके साथ ही हमें हथियार 2 भरमार, 1 पिस्टल, बीजीएल सेल्स और अन्य नक्सली सामग्री बरामद किए गए। इनमें से जो 3 में से 1 की शिनाख्ती नहीं हो पाई है, जिसकी प्रक्रिया हम लोग शिनाख्ती कर रहे हैं। इसके अलावा जो 2 नक्सली हैं उनमें से एक पेदारा सेल्वस कमांडर कांगेर घाटी के, जिन लक्ष्मण कोहड़ाम है, जिनके ऊपर 5 लाख का इनाम है। इसके अलावा दूसरे सोमा मंडावी हैं, इनके ऊपर, ये भी कांगेर घाटी एरिया कमेटी के सदस्य हैं, इनके ऊपर भी 5 लाख का पूर्व से घोषित इनाम है।
इसमें जो ऑपरेशन को नेतृत्व डीएसपी नक्सल ऑपरेशन दंतेवाड़ा राहुल उइके कर रहे थे, और सारा क्रेडिट मैं फोर्स को ही लूँगा जिन्होंने इस ऑपरेशन को, इस इंट को एग्जीक्यूट करके सफलता दंतेवाड़ा पुलिस को दिलाया। इसके पश्चात आगे की जो कार्रवाई है एफएसएल उनके परिवार को सूचित कर आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। दंतेवाड़ा और सुकमा के इलाके में ये मुठभेड़ हुई, लेकिन जो 3 माओवादी मारे गए थे जिसमें 2 की शिनाख्त हुई है, वो दोनों माओवादी बस्तर जिले के बताए जा रहे हैं। बस्तर जिले के उस इलाके से माओवादी हैं जिस इलाके में पुलिस ने अब अपनी गहरी पैठ बना ली है। आपको याद होगा, हमने एक रिपोर्ट तैयार की थी कि बस्तर जिले में उड़ीसा के तुलसी डोंगरी के पास में एक इलाका है जिसे चांदामेटा कहा जाता है, जो कभी माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। उस इलाके पर भी अब सुरक्षा बलों के कैंप इस्टेब्लिश कर लिए गए हैं, सड़कें बना ली गई हैं, जिससे माओवादियों को वहाँ पर बैकफुट पर जाना पड़ा है। एक वक्त था कि जब चांदामेटा के घर के जो प्रत्येक घर के लोग नक्सल मामले में जेल में सजा काट रहे थे, लेकिन आज वहाँ लगभग सभी लोग जेल से बाहर आ चुके हैं और वो सरकार के साथ चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिले, और यही वजह है कि पहली दफ़े वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया गया। पहली बार वहाँ पर वोटिंग हुई, वहाँ पर पोलिंग बूथ लगाया गया चांदामेटा में, और अब वहाँ के लोग चाहते हैं कि माओवादियों से उन्हें निजात मिले, और यही वजह है कि वो सरकार के साथ चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ संख्या में अभी भी माओवादी गिने चुने संख्या में बचे हुए थे, जिसमें एक नाम काफ़ी लंबे समय से हमने सुना था जिसका नाम था लक्ष्मण, और अंततः अब कटे कल्याण के इस मुठभेड़ में उस लक्ष्मण को भी पुलिस के जवानों ने मार दिया है। और उसके साथ ही एक और माओवादी है जो कि चांदामेटा और सुकमा जिले के कुमाकोलिंग इलाके की तरफ का है, जिसका नाम सोमा बताया जा रहा है। उसकी शिनाख्ती की गई है। 2 माओवादियों की शिनाख्त तो हो चुकी है। इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है, जो पुलिस के अधिकारियों के द्वारा प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी गई। तीसरे माओवादी की शिनाख्त नहीं हो पाई। इस पूरी मुठभेड़ को 24 घंटे बीत गए हैं और अब तक तीसरे की शिनाख्ती नहीं हो पाई है। शिनाख्ती क्यों नहीं हो पाई है, इस पर भी एक सवाल है। हालांकि मौके से क्या क्या बरामद हुआ ये भी आपको बता दूं। पुलिस ने बताया कि वर्दीधारी ये तीनों माओवादी थे जब एक बड़ी मुठभेड़ में इन्हें मार गिराया गया। पुलिस के प्रेस नोट की अगर मानी जाए तो 40 से 50 की संख्या में माओवादी थे जो मुठभेड़ के दौरान मौके से भाग खड़े हुए। और मौके से बरामद क्या किया पुलिस ने, 2 भरमार की बंदूकें और एक पिस्टल और कुछ ग्रेनाइड्स और ग्रेनाइड लॉन्चर और उनके कुछ दस्तावेज में हालांकि क्या कुछ लिखा हुआ है इसकी जानकारी पुलिस के अधिकारियों ने नहीं दी। उसका एक वीडियोग्राफ्स हमारे सामने आए जो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। अब 2-3 सवाल यहाँ पर ये भी उठते हैं कि मैं आपको बताऊं कि जो मुझ तक जो जानकारी मिली है, मेरे जो कुछ सूत्र हैं उसके आधार पर, कि 2019 जुलाई में इसी तरह की एक मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के नगरनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत माचकोट के जंगलों में हुई थी। उस दौरान भी लगभग 7 नक्सली मारे गए थे, जिसमें कुछ महिला और कुछ पुरुष कैडर माओवादियों के थे। बड़े हथियार भी बरामद किए गए थे। उसमें भी उस वक्त 6 माओवादियों की शिनाख्ती हुई थी, लेकिन 7वें की शिनाख्ती नहीं हो पा रही थी। लेकिन मुठभेड़ के 7 से 10 दिनों के बाद पुलिस ने इस बात को स्वीकार किया था कि जो 7वां माओवादी मारा गया था, दरअसल वो माओवादी नहीं था, वो एक सिविलियन था, एक स्कूली छात्र था जो पुलिस के अनुसार क्रॉस फायरिंग में मारा गया था। और यही वजह है कि पुलिस के नक्सल रिकॉर्ड में उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से उसकी शिनाख्ती हो नहीं पा रही थी। अब जब इसी तरह की घटना, और उस घटना को मैं आपको बता दूं, उस घटना से मैं इसको इसलिए जोड़ पा रहा था कि उस समय भी आंध्र उड़ीसा बॉर्डर के जो नक्सली हैं, जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की ओर से उड़ीसा होते हुए जब वो आंध्र प्रदेश की ओर जाते हैं, तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि कई दफ़े जो बड़े लीडर होते हैं जब वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते हैं तो पुलिस उन्हें एक थाने से दूसरे थाने तक सुरक्षित छोड़ने का काम करती है। नक्सलियों के जो पैटर्न होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी बड़े लीडरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कमोबेश इसी तरह की सुविधाएं होती हैं या इसी तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। तो नक्सल लीडर भी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अलग अलग एरिया कमेटी के जो कमांडर होते हैं, जो सक्रिय माओवादी होते हैं, वो उन्हें अपने इलाके से सुरक्षित दूसरे इलाके तक पहुंचाते हैं। लक्ष्मण जो कि 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली था, जो चांदामेटा का निवासी था, बस्तर जिले का, और वो भी बताया जा रहा है कि जो आंध्र उड़ीसा के बॉर्डर के जो नक्सली हैं, जो बड़े लीडर थे,
जिनकी संख्या बड़ी थी, उन्हें अपनी टीम के साथ में सुरक्षित बस्तर जिले से पार करवा के आंध्र प्रदेश की ओर रवाना करवाना चाह रहा था। एक इलाके तक, एक सीमित इलाके तक छोड़ता, वहाँ से माओवादियों की दूसरी टीम उन्हें लेकर आगे बढ़ती जहाँ उन्हें जाना होता। लेकिन सूचना पुलिस को बहुत विश्वस्त सूत्रों से मिली थी, इस वजह से पुलिस ने वहाँ पर अटैक किया और अटैक करने के बाद ये सफलता उन्हें मिली है। हालांकि भीषण मुठभेड़ की बात पुलिस प्रेस नोट में बता रही है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बस्तर फाइटर, डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान जो कि मुठभेड़ में या गश्त पे रवाना हुए होंगे, उनके पास में ऑटोमेटिक वेपन्स रहे होंगे, जिसमें AK-47 और SLR इंसास जैसे हथियार रहे होंगे। लेकिन उन्होंने इस भीषण मुठभेड़ में जिन माओवादियों को मार गिराया, उनके पास से 2 भरमार और 1 पिस्टल बरामद किया गया है। हालांकि कुछ ग्रेनेड भी और UBGL भी उन्होंने बरामद किया है, लेकिन भरमार से 47 के साथ में किस तरह से भीषण मुठभेड़ हुई होगी, ये एक संदेह का विषय। यह भी हो सकता है कि उन्हें पुलिस के द्वारा पहले ही मार गिराया गया हो मुठभेड़ के दौरान। लेकिन ये भी बात विश्वस्त सूत्रों से ही है कि ये नक्सली बड़े लीडरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहते थे। लक्ष्मण का नाम मैंने पहले भी सुना था, क्योंकि चांदामेटा के इलाके में, और सोमा का नाम भी मैंने पहले सुना था। ये बात की बिल्कुल कन्फर्म है कि दोनों लोग जो मारे गए हैं माओवादी ही हैं। तीसरे की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। तीसरे की शिनाख्त ना हो पाना काफ़ी संदेह को जन्म देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माचकोट के जंगलों में जो मुठभेड़ हुई थी, बड़ी सफलता मिली थी, उस दौरान क्रॉस फायरिंग में जो एक स्कूली छात्र मारा गया था और उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, कहीं भगवान न करे कि ये भी उस तरह की घटना हो और पुलिस को 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उसकी शिनाख्ती नहीं कर पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मुठभेड़ में एक सिविलियन भी मारा गया हो। हम भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो, कोई निर्दोष ना मारा जाए। पुलिस और नक्सलियों के बीच की इस लड़ाई में किसी भी आम आदमी की जान नहीं जानी चाहिए। ये आज की जानकारी थी, और खबरों को लेकर, क्योंकि माओवादियों की मुठभेड़ से जुड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। चांदामेटा का वो इलाका जहां गिनती के कुछ माओवादी बचे हुए थे, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम लक्ष्मण था, आखिरकार अब उसकी भी मौत हो गई है। पुलिस के अधिकारियों को उम्मीद थे इससे पहले कि वो जो लक्ष्मण है वो निश्चित ही तौर पर दरभा डिवीज़न में कमज़ोर पड़ते दलम को देखते हुए सरेंडर कर सकता है। मुझे भी उम्मीद थी कि आज या कल लक्ष्मण सरेंडर ज़रूर कर देगा, लेकिन उसका अंत काफ़ी दुखद हुआ और मुठभेड़ में उसकी जान चली गई है। अगर वो सरेंडर कर देता तो शायद आज उसकी जान नहीं जाती, लेकिन उसे शायद संगठन पर ज़्यादा भरोसा था, माओवादी संगठन पर, और यही वजह है कि वो अभी तक सक्रिय रूप से संगठन के लिए काम कर रहा था और आज उसे जान देकर अपनी, मतलब इस संगठन से ही मुक्ति मिली है। तो ये बस्तर से जुड़ी, मुठभेड़ से जुड़ी काफ़ी अहम जानकारी थी, जो मुझे लगा कि आपको साझा करनी चाहिए। अगर आपको भी लगे कि इस मुद्दे पर बातचीत काफ़ी ज़रूरी थी तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।